गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखे पीडीएफ से चेक करें और ट्रांसक्राइब भी ज़रूर करें, ओके? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन भी ज़रूरी होता है डिक्टेशन लिखने के बाद, इसलिए ट्रांसक्राइब भी ज़रूर करें। और जो भी इस चैनल पर नए आए हो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएँ, ओके। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, क्योंकि हिंदुस्तान का एडिटोरियल है। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, तो आप इसे ज़रूर लिखें। स्टार्ट। आज के दौर में राजद्रोह कानून का सवालों के कटघरे में खड़ा होना न केवल सामान्य बल्कि स्वाभाविक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को औपनिवेशिक काल की देन बताते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर इस कानून को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा। यह आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था। शीर्ष अदालत ने इस दंडात्मक कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। कोई आश्चर्य नहीं। नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने कहा है कि राजद्रोह कानून का स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था, जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को चुप कराने के लिए किया था। अदालत की इस आपत्ति का स्वागत किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में लोक को हमेशा सम्मान हासिल होना चाहिए, लेकिन जब लोक पर तंत्र हावी हो जाता है तब जाहिर है लोकतंत्र का स्वरूप बिगड़ जाता है। राजद्रोह कानून से क्या देश को लाभ हो रहा है? पैरा चेंज। खुशी की बात है कि शीर्ष अदालत की नाराजगी के बाद अटॉर्नी जनरल ने लचीले रुख के साथ कहा कि राजद्रोह कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए जा सकते हैं। उन्होंने इस कानून को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय उसकी ज़रूरत का बचाव किया। हालांकि अनेक कानून ऐसे रहे हैं जिनको केंद्र सरकार ने समय के साथ लोगों के अनुकूल बदला है। राजद्रोह के कानून को भी जाना चाहिए। कोर्ट ने उचित ही पूछा है कि जब पुराने अनेक कानूनों को खत्म किया गया है तब राजद्रोह कानून की जरूरत क्यों है। खैर, अब केंद्र सरकार अगर राजद्रोह कानून को बनाए रखना चाहती है तो उसे मजबूत तर्क के साथ सामने आना पड़ेगा। सबसे बड़ी चिंता ऐसे कानूनों का दुरुपयोग है, जिसे नए दौर में रोकना जरूरी है। देखना चाहिए कि कहीं राजद्रोह कानून तंत्र को भ्रष्ट तो नहीं बना रहा है। यह कानून लोकहित में ज्यादा है या तंत्र हित के लिए ही इसे बनाए रखा गया है। एक समय था 1962 में केदारनाथ यादव बनाम बिहार सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बनाए रखा था, लेकिन अब दौर दूसरा है। पैरा चेंज। प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी मुख्य चिंता इस कानून के दुरुपयोग को लेकर है। आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह को चुनौती देते हुए पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल SG वोम्बा टकेरे ने याचिका दायर की थी। उनकी दलील है कि इस कानून का इस्तेमाल कई बार अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित करने के लिए किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों, लेखन, चिन्हों, दृश्य माध्यम या फिर अन्य किसी माध्यम से भारत में कानून के तहत बनी सरकार के खिलाफ विद्रोह को भड़काता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है।
यह अपराध गैर जमानती भी है, अतः यह कानून प्रशंसनीय नहीं है। काश पुलिस सुधार पूरे हुए होते तो राजद्रोह कानून का दुरुपयोग भी रुक गया होगा, लेकिन अब किसी भी सभ्य समाज और देश में लोगों को अनुशासित रखने के लिए सीधे राजद्रोह कानून के बजाय दूसरे कानूनों का इस्तेमाल बेहतर है। पैरा चेंज। टीकाकरण की हमारी क्षमता जल्द ही महामारी से निपटने के हमारे अभियान को प्रभावित करेगी। वंचितों और कमजोरों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। भारत में टीकों की कमी ने हमारी टीका वितरण प्रणाली की क्षमता पर सवाल पैदा कर दिए हैं। साथ ही टीकाकरण के लिए जनता की मांग का मामला भी सवालों के घेरे में है। भारत में सभी को टीके लगवाने के लिए वैक्सीन संबंधी झिझक दूर करने से कहीं अधिक करने की जरूरत है। लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। सुविधाजनक पहुंच और सटीक जानकारी के कारगर वितरण व्यवस्था के साथ समन्वय होना चाहिए। कुछ जगहों पर टीकाकरण प्रभावी ढंग से पूरा किया जा रहा है, बाकी देश इनसे सीख सकता है। पैरा चेंज। टीकों के प्रति हिचक का तर्कहीन व्यवहार अक्सर टीके को खारिज करने या उसका तिरस्कार करने की ओर ले जाता है, लेकिन अगर हम वास्तव में लोगों की सुने तो महसूस करेंगे कि ज्यादातर लोगों के पास उनके व्यवहार के लिए मजबूत वजहें मौजूद हैं। उनकी शंकाएं दूर की जानी चाहिए। एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण जरूरी है। टीके लेना आज बहुसंख्यकों के लिए कठिन काम है और कई लोगों के लिए यह दुस्वप्न है। निकटतम टीकाकरण केंद्र अक्सर कुछ किलोमीटर दूर रहता है। अधिकांश लोगों के लिए यह पूरे एक दिन का निवेश है, चाहे वे पैदल चले या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, जिसका अर्थ है एक दिन की मजदूरी का नुकसान। केंद्रों में टीकों के न पहुंचने के कारण लंबी कतारों से लेकर शेड्यूल रद्द होने तक के अनुभव अलग अलग हैं। टीके की शीशी खोलने के लिए 8 से 10 लोगों के जमा होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। फिर भी लोग परेशान होकर घर लौट जाते हैं। उन्हें दूसरे दिन आने के लिए कहा जाता है। पैरा चेंज। कई टीकाकरण केंद्र अप्रिय अनुभव प्रदान करते हैं। कुछ केंद्रों के पास प्रतीक्षा करने के लिए उपयुक्त स्थान या शौचालय तक नहीं होता है। ऐप में पहचान विवरण अपलोड करने का संघर्ष सभी के लिए एक सामान्य तनाव का कारण है। देखभाल और संवेदनशीलता की कमी जग जाहिर है। बहुत सी जगहों पर टीकाकरण दल लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं। गलत सूचनाएं भी आशंकाओं को जन्म देती हैं। टीके बांझपन का कारण बनते हैं। एक खुराक के बाद शराब आपको अपंग कर सकती है। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें टीकों की जरूरत नहीं होती है। अगले गांव में किसी की टीका लेने के बाद मृत्यु हो गई है जैसी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। गलत सूचनाओं ने मिलकर अच्छी सूचनाओं के शून्य को भर दिया है। हमने जनसंचार के स्तर पर अब तक घटिया काम किया है। टीका ले चुके स्थानीय लोग टीके के प्रचार में ज्यादा विश्वसनीय साबित हो सकते हैं। पैरा चेंज। इसके अलावा जिन लोगों को पहली खुराक के समय समस्याओं का सामना करना पड़ा है, वे दूसरी बार इनका सामना नहीं करना चाहते हैं। आज देश भर में दूसरी खुराक लेने वालों की गिनती करें तो पहली खुराक लेने वालों से इनकी संख्या लगभग 20% कम है। हमें पीपल टू वैक्सीन मॉडल के बजाय एक अखिल भारतीय वैक्सीन टू पीपल दृष्टिकोण की जरूरत है। हमें प्रत्येक गांव और मोहल्ले के स्तर पर डाटा के आधार पर डोर टू डोर डिलीवरी की चुस्त योजना बनाने की जरूरत है।
टीके के समय का निर्धारण भी लचीले ढंग से करना चाहिए। टीकाकरण अभियान के तमाम हिस्सों को एक साथ व्यवस्थित करने की जरूरत है। टीकाकरण टीमों का संवेदीकरण, उचित प्रशिक्षण, शिविर स्थलों का सुविचारित चयन और प्रबंधन के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर कुशल कार्यक्रम संचालन होना चाहिए। अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो लोगों को टीका लेने से रोकने के लिए गठबंधन करती है। लोगों को बेहतर अनुभव प्रदान करने और इन धारणाओं को बदलने के लिए टीकाकरण को पूर्वानुमेय, सुविधाजनक और सम्मानजनक बनाना आवश्यक है। न केवल बड़े शहरी केंद्रों में बल्कि हमारे देश के सुदूर कोनों में भी। पैरा चेंज। देश भर में सड़क पर 12 सप्ताह के अनुभव के बाद मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर हमें अपनी आबादी का तेजी से टीकाकरण करना है तो हमें अपने दृष्टिकोण में पूर्ण क्रांति लाने की जरूरत है, अन्यथा तीसरी और चौथी लहरें अपरिहार्य होंगी। स्टॉप।